तो आपको बता दें कि ताल ठुक के आज बात करने के लिए हमारे साथ योग गुरु बाबा रामदेव हैं। बाबा रामदेव से हमने निवेदन किया इस कार्यक्रम का हिस्सा लेने का। उन्होंने कहा कि वो डिबेट में, वाद विवाद में हिस्सा नहीं लेना चाहते, लेकिन इस कार्यक्रम में अपनी बात रखने के लिए वो पहले कुछ मिनट तक हमारे साथ रहेंगे। वो योग दिवस की तैयारियों में उलझे हैं। उनके साथ साथ हमारे साथ मेहमान और कौन कौन है वो भी आपको बता दें। हमारे साथ डॉक्टर दीपिका शर्मा हैं, वो दिल्ली बीजेपी की प्रवक्ता हैं, MBBS हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं लेडी हार्डिंग कॉलेज से। हमारे साथ गीता भट्ट जी हैं, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी हैं। हमारे साथ डॉक्टर शिखा शर्मा हैं, वो जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट हैं। स्वागत है डॉक्टर शिखा शर्मा आपका भी। हमारे साथ आचार्य प्रतिष्ठा हैं, जो कि योग गुरु हैं जानी मानी। अक्सर आप उनको टेलीविज़न पर देखते हैं योगाचार्य के तौर पर भी, और ताल ठोक के कार्यक्रम में पहले भी वो डिबेट में हिस्सा ले चुकी हैं। और हमारे साथ अभय दुबे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर माला श्रीवास्तव हमारे साथ होंगी, वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं। और अमरजीत कौर हमारे साथ हैं, वो नेशनल सेक्रेटरी हैं CPI पार्टी की। आपका भी स्वागत है। सबसे पहले योग गुरु बाबा रामदेव, जल्दी से मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि आयुष मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं के लिए जो गाइडलाइन जारी की, आपने सुन ली होंगी, हमने अभी बताई, आप क्या कहते हैं इस पे? रोहित भाई, जहाँ तक मैंने उस गाइडलाइन को पढ़ा है, उसमें एक अच्छा सुझाव दिया गया है कि गर्भवती महिलाओं को बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए, उनको सात्विक आहार अपनाना चाहिए। 3 तरह के आहार की हमारे यहाँ उदाहरणा है, एक सात्विक, एक राजसिक, एक तामसिक। तो यदि गर्भवती महिलाएं फल, शाक, सब्जियाँ और शाकाहार को अपनाती हैं तो उनके पेट में भारीपन भी नहीं होता है, उनकी कोख में जो पल रही औलाद है उसको भी पूरा पोषण मिलता है। और जिसके ऊपर ज़्यादा कंट्रोवर्सी कर रहे हैं वो कि सरकार क्या होती है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, इसको तय करने वाली। तो भाई, यद्यपि ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं, लेकिन यदि आयुष मंत्रालय ने ये कहा है कि भाई शाकाहार महिलाओं के लिए अच्छा है, आज तो डॉक्टर भी बोल रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि भाई रेड मीट से कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं, और जितना हमें जीने का अधिकार है उतना दूसरे जीवों को भी जीने का अधिकार है। इसलिए शाकाहार को तो नॉन वायलेंस के तौर पर पूरी दुनिया अपना रही है कि मनुष्य की हिंसा तो हिंसा, और दूसरे जीवों को हम कत्ल कर दें और अपने शरीर को कब्रिस्तान और शमशान बना लें, ये जो है कौन सी हिंसा है भाई? हाँ, कुछ लोगों ने तो हद कर दी, बोले ब्रह्मचर्य की बात ये सरकार करने वाली कौन होती है? बोले मोदी जी जो है वो ब्रह्मचर्य का पालन करें, योगी जी ब्रह्मचर्य का पालन करें, बाबा रामदेव ब्रह्मचर्य का पालन करें तो ठीक है भाई। एक शादीशुदा जो औरत है उसके लिए कि भाई इनको सेक्सुअल बिहेवियर भी नहीं करना है। तो भाई देखो, मैं एक सीधी सी बात कहता हूँ, हम यद्यपि ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, लेकिन गृहस्थ की भी एक मर्यादा होती है। एक महिला जो अभी प्रेग्नेंट हुई है, 1-2 महीने तक तो उसको काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, किसी को तो इतनी भयंकर उल्टी आती हैं, काफ़ी हालत सीरियस हो जाती है। उस परिस्थिति में जब उसने अपनी कोख में जो है एक आत्मा को धारण किया है, उस समय उसका पूरा शरीर का, मन का, भावों का जो स्तर है वो बहुत अलग किस्म का होता है। और 2-3 महीने के बाद अपने आप को और अपने पेट में, अपने कोख में पल रहे बच्चे को संभालने में माँ पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाती है। और उसके साथ में सेक्सुअल बिहेवियर, मैं नहीं कहता, सारी दुनिया के साइंटिस्ट और डॉक्टर इस बात से सहमत हैं कि ये एक 3-4 महीने की जो प्रेग्नेंट औरत है उसके साथ में सेक्सुअल बिहेवियर, ये तो एक तरह की क्रूएल्टी होगी, क्रूरता होगी, ये ठीक नहीं है। और इसको कोई राजनीतिक मुद्दा बनाए। रामदेव जी, डॉक्टर हमारे साथ हैं, हम उनसे पूछ लेंगे अभी। आपने खुद कहा कि विवाद में नहीं पड़ना चाहते, इसलिए मैं उनसे पूछ नहीं रहा। साथ साथ आपकी बात पे विरोध करने वाले ये कह रहे हैं सरकार ऐसे सुझाव देके महिलाओं की निजी जिंदगी में दखल देना चाहती है। सरकार कौन होती है डिसाइड करने वाली, वो क्या करें क्या ना करें? मुझे ये महिलाओं की जिंदगी में दखल नहीं लगता, बल्कि महिलाओं के साथ जो एक क्रूरता होती है, ऐसी बातें करके आयुष मंत्रालय ने उनके घावों पर मरहम लगाई है। और मैं इस बारे में ज़्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहता कि कुछ लोग फिर इस पर भी और बेहूदी बातें करना शुरू कर सकते हैं। बस इतना ही कहूँगा कि आयुष मंत्रालय ने जो गाइडलाइन जारी की है वो आयुर्वेद की दृष्टि से, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक इंसानियत के नाते
महिलाओं के ऊपर जो एक क्रूरता हो रही थी उसके नाते ये एक हिंदुत्व अच्छा व्यू रखा। का एजेंडा थोपने की साजिश नहीं है मतलब? देखो, शाकाहार और मांसाहार ये हिंदुत्व का एजेंडा नहीं है। यद्यपि हिंदू धर्म ग्रंथों में और मुस्लिम धर्म ग्रंथों में कुछ कुछ मांस आदि खाने का निषेध है। जैसे मुस्लिम भाई हमारे सुअर का मांस नहीं खाते, ऐसे हमारे हिंदू भाई जो है गौ मांस नहीं खाते। बाकी तो बहुत से हिंदू जो है वो मांसाहारी हैं, कोई मछली खाते हैं, कोई मुर्गा खाते हैं, कोई बकरा खाते हैं। तो ये शाकाहार और मांसाहार का मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर भी कुछ लोग आहार में भी मज़हब ढूंढ लेते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है। बाबा जी, सरकार के विरोधी कह रहे हैं आयुष मंत्रालय को बंद कर देना चाहिए, ये टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी है। जब आयुष मंत्रालय नहीं था तब योग, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, भारतीय चिकित्सा पद्धतियां अपमानित हो रही थी। 200 करोड़ वर्ष पुराने इस देश में 200 साल पुरानी एलोपैथी सिर पर ऐसे शुमार हो गई थी कि स्वास्थ्य मंत्रालय एलोपैथी मंत्रालय लगता था। पहली बार एक नेक प्रयास हुआ है। अब कुछ लोगों को तो योग को प्रमोट करना भी अच्छा नहीं लग रहा है। अरे हम योगियों की संतान हैं, हम ऋषियों की संतान हैं, हम रामकृष्ण के वंशज हैं, ऋषियों के वंशज हैं। क्या अपना खून और खानदान भी बदल लोगे? योग का प्रमोशन तो हो रहा है ना महाराज। हर बार योग दिवस के पहले ऐसा कुछ ना कुछ विवाद हो जाता है, इस बार भी हो गया। देखिए, तो योगा डे का प्रमोशन तो अपने आप हो जाता है। इसमें इसका फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? मैंने तो देखा है योग, आयुर्वेद, स्वदेशी, कालाधन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के कई मुद्दों को लेकर के हमने देश भर में आंदोलन किए। हर बात में लोगों ने विवाद खड़े किए और हर विवाद को हमने अपनी ताकत बनाया। जब भी कोई विवाद उठे तो मैं तो कहता हूँ उसके ऊपर हमें संवाद करना चाहिए और संवाद से समाधान निकलता है और लोगों की गलतफहमियाँ दूर होती हैं। हमें तो हर विवाद को अपनी ताकत बनाना चाहिए और पूरी मजबूती से सत्य का सामना करना चाहिए। इससे लोगों की भ्रांतियां दूर होती हैं। शुक्रिया बाबा रामदेव हमसे बात करने के लिए। तो बाबा रामदेव कह रहे हैं कि ये बेवजह का विवाद है, इस तरह का विवाद होना नहीं चाहिए, जबकि डॉक्टर्स खुद ऐसी सलाह देते हैं। डॉक्टर माला, आप ऐसी सलाह देती हैं क्या आपके पास जो लोग आते हैं, जैसे आयुष मंत्रालय दे रहा है? नॉर्मली जो प्रेग्नेंट पेशेंट्स आते हैं तो डिपेंडिंग वेदर दे आर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, हम उनको एनकरेज करते हैं कि एडिक्वेट प्रोटीन अपनी डाइट में लें। प्रोटीन बच्चे के लिए अच्छा रहता है, मदर के लिए अच्छा रहता है। ये उनकी अपनी चॉइस है कि वो क्या लेना चाहते हैं। अगर वेजिटेरियन है तो हम उनको गाइड करते हैं कि दूध लें, दही लें, पनीर लें, दालें लें, राजमा लें, चने लें। ये सब रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो हम उनको एनकरेज करते हैं कि कम से कम 1 अंडा रोज़ लें, फिश, चिकन ये सब लें। एंड मटन, जहाँ तक मीट का सवाल है, हम लोग ये कहते हैं, गाइड करते हैं कि उससे वेट गेन जल्दी होता है। ठीक। तो अगर उनको चॉइस है दैट दे कैन टेक इट, अदरवाइज दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर वेट गेन एज वेल। नॉन वेजिटेरियन फूड इज गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एज वेल एज विटामिन्स। ठीक है। तो जिसको जितनी इच्छा हो, जिसकी चॉइस हो, वो अपनी इच्छा के हिसाब से अपनी डाइट रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक। और सेक्सुअल रिलेशनशिप को लेके उस पर भी सलाह देते हैं आप लोगों को? नॉर्मली हम पेशेंट्स को डिपेंडिंग ऑन की हिस्ट्री, अगर पेशेंट की बैड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री है, प्लेसेंटा प्रीविया है, ट्विन्स है, अगर उनको कोई डिफ़िकल्ट प्रेगनेंसी है, मुश्किल से प्रेगनेंसी हुई, बार बार अबॉर्शन होता है, तो हम कहते हैं कि फर्स्ट 3 मंथ्स उनको इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए और लास्ट 3 मंथ्स भी इंटरकोर्स रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, अदरवाइज दे कैन गो इनटू प्री टर्म लेबर। क्योंकि अगर किसी महिला को बैड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री है, जल्दी जल्दी उनके गर्भपात हो जाते हैं, तब उनको गाइड करते हैं कि फर्स्ट 3 मंथ्स में अबॉर्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। हमें अपने पेशेंट्स को गाइड भी करना होता है कि क्या करें और क्या नहीं करें। ठीक। और लास्ट 3 मंथ्स में अगर सपोज ट्विन्स हैं, प्लेसेंटा प्रीविया है, तो उनको ब्लीडिंग हो सकती है। ट्विन्स हैं तो वो प्रीटर्म लेबर में जा सकते हैं, या प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्रीटर्म लेबर है तो वो भी लेबर में जा सकते हैं। तो लास्ट 3 मंथ्स में भी हम कहते हैं कि रिस्ट्रिक्ट करें सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है। इसका मतलब ये कोई अजीब बात नहीं है डॉक्टर दीपिका जी, जो आयुष मंत्रालय कह रहा है ये सामान्य बात है, और अगर सामान्य बात है तो आपको फिर बुकलेट जारी करने की क्या जरूरत पड़ गई थी?
देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो आयुष मंत्रालय है, इट स्टैंड्स फॉर आयुर्वेद, यूनानी, योगा, सिद्धा, होम्योपैथी। तो इनके जो ईयर्स ऑफ क्लिनिकल रिसर्च है, उसके आधार पे जो इन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त किया है, रिसर्च की है, उसके आधार पे उन्होंने बुकलेट जारी करी है। ये पहली बात तो केवल और केवल एडवाइजरी है, किसी के ऊपर वो नहीं है कि कंपल्शन है कि आपको जी फॉलो करना ही करना है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि मैं स्वयं एक अपार्ट फ्रॉम बीजेपी लीडर, मैं एक डॉक्टर भी हूँ, मैं एक MBBS हूँ, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो वह उसके आधार पे मैं आपको बताती हूँ, जहाँ तक इंटरकोर्स की बात है, तो पहले 3 महीने पे इंटरकोर्स नॉर्मली वर्जित होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि प्लेसेंटा उस समय फॉर्म हो रहा होता है, और कहीं ना लो लाइंग प्लेसेंटा हो तो सर्विक्स खुलने के चांस है और एबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं। लास्ट 3 मंथ्स होते हैं प्रेगनेंसी के, उसमें प्री टर्म लेबर अगर आप इंटरकोर्स करते हैं और बहुत फ्रीक्वेंट इंटरकोर्स करते हैं तो लेबर जो है दर्दें पहले से आना शुरू हो जाती हैं और प्री टर्म बेबी होता है। और तो इसमें बहुत साइंटिफिक बेसिस है जो आयुष मंत्रालय ने कहा है। डॉक्टर दीपिका बोल रही है कि बीजेपी की प्रवक्ता जी, मैं डॉक्टर की हैसियत से भी बोल रही हूँ, महिला होने की हैसियत से भी बोल रही हूँ, और भाजपा के नेता की से बोल रही हूँ। डॉक्टर भी हैं, बीजेपी के नेता भी हैं। अबे दुबे, कांग्रेस के डॉक्टरों को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही? फिर उनको तो कांग्रेस के डॉक्टर अलग मेडिकल साइंस पढ़ते हैं क्या, या विपक्ष के सारे डॉक्टरों का? आजकल गीता पढ़ रहे हैं, गीता और उपनिषद पढ़ रहे हैं। ठीक, अभय जी बोलिए। देखिए रोहित जी, ये बहुत सारे विशेषण प्रयुक्त करने की आवश्यकता नहीं भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर प्रवक्ता को। आप देखिए, आप अपनी बात रखिए। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 15-16 का आया है, उसमें वो बता रहा है कि जो चिल्ड्रन 6 to 59 मंथ्स के हैं वो 58% एनीमिक हैं हिंदुस्तान में। प्रेग्नेंट वुमेन जो 15 से 49 ईयर्स की है जो एनीमिक हैं वो 53% है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 41 है। 1000 लाइव बर्थ पर 0 से 1 साल के 41 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट 50 है। और जो न्यूट्रिशनल स्टेटस चिल्ड्रन का है, स्टंटेड है 38% और अंडर वेट है 36%। ठीक है, इन सब तथ्यों को जानने के बाद अगर कोई डॉक्टर ये कहे कि आपको जो हाई प्रोटीन डाइट है वो अगर नॉनवेज वो खाता है, वो अपने धर्म को आहत किए बगैर उसको ये एडवाइजरी जारी करना है। एडवाइजरी का आशय क्या हुआ कि उसको एडवाइस करना है कि आप मत खाइए। गलत बोल रहे हैं। बेहतर ये होता कि सरकार इस दिशा में काम करना प्रारंभ करती, सरकार इस दिशा में काम करती, क्योंकि बीते 3 सालों से जो बीते 10 सालों में हमने इंप्रूव किया है वो पिछले 3 सालों से फिर से डिरेल हो रहा है। तो ये एनीमिया के आंकड़े या बच्चों की बीमारी के आंकड़े आप ये कह रहे हैं पिछले 3 साल के, इससे पहले बच्चे और महिलाएं सब सेहतमंद थे। तो इसका मतलब तो सरकार को फिर मटन को, मीट को, चिकन को, फिश को, इसको राष्ट्रीय आहार घोषित कर देना चाहिए कांग्रेस पार्टी के मुताबिक, कि कोई ये नहीं खाएगा तो जी नहीं पाएगा हिंदुस्तान में। इसमें ये 79 से 41 हुआ, 109 से 50 हुआ, इंप्रूवमेंट हुआ। ऐसी बगैर किसी सलाह के जो अभी भारतीय जनता पार्टी अभय जी, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी, मैं आपको बताना चाहूंगी रावण बाहर खड़ा है, मर्यादा का उल्लंघन करेगा तो ले जाएगा। इस बात का ज्ञान नहीं है आपको। एक चीज पूछ रहा हूँ, समझ लीजिए। तो ये जो सलाह देते हैं। अभय जी देखिए, दिक्कत क्या होती है, राबड़ी देवी कहते हैं हमको मॉल जाने वाली बहू नहीं चाहिए, किसी को बुरा नहीं लगता। लेकिन अगर आयुष मंत्रालय ये कहता है कि जब आप मां बनने वाले हो तो थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखिए, तो सबको बुरा लगने लग जाता है। तो हमारी चॉइसेस भी तो उस तरीके से बटी हुई है ना कि हम भला बुरा भी अपने राजनीतिक पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखते हैं। सर एक सेकंड अभय जी, एक सेकंड मेरे साथ आयुष मंत्रालय, सर मेरे साथ यहाँ न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, सर मेरे साथ यहाँ न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, मेरे साथ यहाँ योग गुरु भी हैं। आप प्रतिष्ठा जी, अभी शरद यादव जेडीयू के नेता कह रहे थे कि हमारे बच्चे मांस नहीं खाएंगे तो देखिए ओलंपिक में मेडल कहां से लाएंगे। तो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मेडल मिलने चाहिए उस हिसाब से। तो फिर बिल्कुल देखिए रोहित जी, यहाँ पर तो मुझे 2 चीज़ें समझ में आ रही हैं। पहली, जब हम आहार की बात करते हैं तो क्योंकि ये आयुष मिनिस्ट्री है, सबसे पहला ही नाम है आयुर्वेद, और जब आयुर्वेद, वो आयुर्वेद के अनुसार ही आपको बताएंगे। पहली चीज़ तो ये सजेशन है, ये कंपल्जन नहीं है कि जिससे महिलाओं का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, किसी पर कुछ थोपा नहीं जा रहा है, एक सजेशन दी है। जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो उसमें जहाँ सात्विक आहार की बात है, एक छोटा सा उदाहरण मैं देती हूँ। कुछ समय पहले मैं गाजियाबाद के एक हिस्से से निकल रही थी, 2-3 दिन पहले। वहाँ पर काफ़ी ये नॉनवेज बनता कटता है,
वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी थी एमसीडी की, जो कि लावारिस लाशों, जो जानवर मर जाते हैं सड़क पर, उनको उठाती है। वो गाड़ी वहाँ पर खड़ी थी का सीधा मतलब है कि वो जो मरा हुआ जीव था उसको वहाँ पर बेचा गया या दिया गया। जब मैं एक योग गुरु होने के साथ साथ एक माँ भी हूँ, और जब मैं मातृत्व के फेज से गुजर रही थी, मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझे ये कहा, बाहर का भोजन अवॉइड करें, अनहाइजीनिक भोजन अवॉइड करें। जहाँ आज आपको घर पे ये नहीं पता कि आप पॉलिथीन का राइस बना रहे हैं या क्या खा रहे हैं, वहाँ पर हम जितना सात्विक आहार ले सकें। और अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो शिखा जी यहाँ है, मुझे नहीं लगता ब्रोकली से ज़्यादा प्रोटीन किसी भी डाइट में है। सात्विक आहार लेकर के भी हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। दूसरी चीज़, जो चाहे हम ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हैं, आपने ही जो पढ़ा उसमें लिखा काम वासना से दूर रहें, काम से दूर न रहें। काम, वासना और काम दो अलग चीजें हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ ये नहीं होता है कि नो सेक्स लाइफ हम जिए, ब्रह्म का आचरण हम करते रहें। यानी कि मेडिकली भी ये प्रूव है। मैंने 6 मंथ की जब मेरी प्रेगनेंसी थी, मैं पूरे गल्फ टूर पर थी, योग का प्रचार प्रसार कर रही थी, लेकिन मेरे डॉक्टर ने कहा कि आप अपने शरीर की क्षमताओं को जानती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूं कि 6ठे महीने में तुम भी जो है टूर पर जाओ। अगर आप अपने शरीर की क्षमताओं को जानती हैं तो उसके लिए आपको आयुष मंत्रालय गाइडलाइन क्यों चाहिए? नहीं, गाइडलाइन देखिए, उनका तो काम है, वो सलाह देंगे। जब वो एक बुकलेट बना रहे हैं, उन्होंने सलाह दी, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि दिस इज कंपल्सरी फॉर यू, कि आपको कोई कंपल्शन है कि ये करना ही करना है। डॉक्टर शिखा, खाने पीने को लेकर सरकार दखल दे रही है कि आपको लगता है ऐसा? और दूसरी बात, क्या ये सारी जो समस्याएं अभी अभय दुबे गिना रहे थे, उसका इलाज इसी में है कि हमारे देश की महिलाएं प्रेगनेंसी में अंडा खाएं, मांस खाएं, मछली खाएं, बकरा खाएं, मटन खाएं? जी देखिए, इसको लेके तो जो मेरा मानना है कि आइडियोलॉजी, फिलॉसफी एंड हेल्थ साइंस, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए। बिकॉज आइडियोलॉजी अपनी एक तरफ है, फिलॉसफी अपनी एक तरफ है, और हेल्थ साइंस अपनी एक तरफ है। तो जब भी हम कोई गाइडलाइन एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में पब्लिश करते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है कि हम उसके रेफरेंसेस देते हैं कि ये हमने जो गाइडलाइन पब्लिश करी है, रेफरेंस टू दिस टेक्स्ट, रेफरेंस टू दिस। तो जो भी हम कोई गाइडलाइन पब्लिश करें फॉर जनरल कंजम्पशन, क्योंकि देखिए जब हम पब्लिश करेंगे तो जो आम जनता है वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो इंटरप्रेट कैसे करेगी वो हमें नहीं पता। तो इसलिए अगर हम गाइडलाइंस पब्लिश करते हैं तो उसका रेफरेंसेस देना चाहिए, हमने ये किस बेसिस पे ये गाइडलाइन दी है। एंड इन जनरल हमारी अपनी कोई भी फिलॉसफी हो सकती है या आइडियोलॉजी हो सकती है, बट अगर हेल्थ साइंस, आइडियोलॉजी और फिलॉसफी एक क्लियर दायरे में रहें तो कम्युनिकेशन बेटर होती है। आई मीन द कम्युनिकेशन क्लियर होती है, बेटर होती है और न्यूट्रल होती है। ठीक है, अमरजीत जी, आप तो खुद महिला हैं, क्या महिलाओं को पार्टी लाइन से ऊपर उठ के ऐसी चीजों का समर्थन या विरोध नहीं करना चाहिए? पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि साइंस को दरकिनार नहीं करना चाहिए। नंबर 1, साइंस यूनिवर्सल है और वो पूरी दुनिया पे लागू होती है, और उसको हिंदुस्तान को भी एक्सेप्ट करना है, दूसरे देश भी करते हैं। दूसरी बात, इस सिलसिले में मैं ये समझती हूँ कि बहस डिरेल हो रही है। मैं ये मानती हूँ कि 700 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन इस दुनिया में है, इनमें से मेजॉरिटी नॉन वेजिटेरियन है, माइनॉरिटी वेजिटेरियंस हैं, कम गिनती वाले वेजिटेरियंस हैं। कहीं भी कुछ भी प्रतिबंध नहीं है कि आप ज़रूर वेजिटेरियन लीजिए या ज़रूर नॉन वेजिटेरियन लीजिए। प्रेगनेंसी में महिला को कैसा अच्छा लगता है वो लेना चाहिए, और उसके लिए इस किस्म की एडवाइजरीज देने की ज़रूरत नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर जो गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं, वो अमेरिका में कहें, रूस में कहें, कनाडा में कहें, चीन में या हिंदुस्तान में, गायनेकोलॉजिस्ट को पहला राइट होना चाहिए कि वो एक प्रेग्नेंट वुमेन को कैसे गाइड करना चाहते हैं। इसलिए अगर आप कह रहे हैं अबव आइडियोलॉजी, तो मैं एक माँ होने के नाते, एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते, हिंदुस्तानी होने के नाते और यूनिवर्सल वुमेन होने के नाते ही ये कहना चाहती हूँ कि कम से कम इसमें साइंस में माइथोलॉजी नहीं घुसाइए, जो साइंटिफिक ट्रुथ है। मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, एक मिनट, मैं गीता जी को एक बार, गीता जी से कमेंट ले लें। गीता जी से हमने कमेंट ले लिया। मैंने किसी को नहीं टोका। नहीं, ठीक है, आपको भी कोई नहीं टोका अमरजीत जी। किसी को नहीं टोका, अभी तक मेरे को पूरी बात करने दीजिए। आप कह लीजिए, आपको कोई नहीं टोका। मुझे पूरी बात करने दीजिए। दूसरी बात मैं ये कह रही हूँ कि आपने ये प्रश्न शुरू किया कि क्या प्राचीन सभ्यता के खिलाफ जाना चाहिए कि नहीं। देखिए, प्राचीन में बहुत कुछ अच्छा है जो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, करना चाहिए, और प्राचीन कुछ है जिसको हम छोड़ के आए हैं, इसलिए उसको इसमें करते आए हैं तो करते जाएं। हमने सती प्रथा छोड़ा, हम लोगों ने बाल विवाह छोड़ा,
विधवा विवाह को इजाजत दी, हमने बहुत सी कुरीतियों से हम बाहर निकले हैं। तो इसलिए बहुत कुछ वेजिटेरियन खाना, वेजिटेरियन खाना या इस दरमियान सेक्स ना करना कुरीति है क्या? तीसरी बात, ये कुरीति है क्या वेजिटेरियन खाना या इस दरमियान सेक्स ना करना, या अच्छी सलाह देना किसी को? तीसरी मन शांत रहना, स्पिरिचुअल वैल्यू होना कुरीति है क्या मैडम? वेजिटेरियन खाना, मेरे को सुनने दीजिए ना, आपको मैंने टोका नहीं। तीसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, वेजिटेरियन खाना अपनी चॉइस है, नॉन वेज खाना अपनी चॉइस है, इसलिए उसको महिलाओं पे छोड़ दीजिए और गायनेकोलॉजिस्ट को उनको बताने दीजिए कि नॉन वेज में प्रोटीन और एमिनो एसिड्स और ज़्यादा मिलता है। ठीक, आपकी आवाज कट रही है, थोड़ी तकनीकी खामी आ रही है ऐसा लगता है नेटवर्क में। मैं वापस आता हूँ आपके पास। मैं इससे पहले गीता जी, क्या वाकई संस्कारी बच्चे पैदा होंगे? इस तरह के संस्कार अगर आयुष मंत्रालय देगा महिलाओं को? देखिए, और हिंदुत्व का एजेंडा थोपने की कोशिश है जैसा विरोध कर रहे हैं लोग। देखिए, आयुर्वेद अपने आप में एक ट्रेडिशनल हेल्थ साइंस है, और जो ट्रेडिशनल हेल्थ साइंस है वो टोटल क्वालिटी ऑफ लाइफ में बिलीव करती है, जिसमें कि आध्यात्मिक, सामाजिक, मानसिक हर पहलू को देखा जाता है। एक होलिस्टिक तरीके से डेवलपमेंट को देखा जाता है, और शायद उसी बात को जो है आयुष मंत्रालय ने कहने की कोशिश कर रही है। मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि अभी बात हो रही है नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन के विषय में कि जो है वेजिटेरियन खाने को जो है बहुत महत्ता नहीं दी जा रही है। मैं बताना चाहूंगी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पब्लिश्ड रिपोर्ट है, आप उसको चेक भी कर सकते हैं। उन्होंने ये तक कहा है कि जो 51% ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है दुनिया भर में, वो जो एनिमल फार्मिंग होती है, जो पशुओं को की इस तरह से जो खेती की जाती है उसकी वजह से होती है। तो ये इस बात को आप इस चीज को भी ध्यान में रखिए। ये एक बहुत बड़ी बहस है कि दुनिया वेजिटेरियन खाए या दुनिया नॉन वेजिटेरियन खाए, और हम इस बात से सहमत हैं कि ये पर्सनल चॉइस है, आदमी क्या खाना चाहता है क्या नहीं, व्यक्तिगत चॉइस है। आयुष मंत्रालय को एडवाइजरी की तरह इसको जो है ये जो सलाह है, इसको सलाह के तौर पे लिया जाए। जी, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, अमरजीत जी, आप मैडम सुनिए प्लीज मेरी बात। मैं एक डॉक्टर भी हूँ, और मैं आपको एक बात बताऊं कि हम डॉक्टर होने के नाते, देखिए मैडम आप बात तो सुनिए, आप कृपया, मैंने तो आपकी पूरी बात सुनी, अब आप एक डॉक्टर की बात तो सुन लीजिए। एक डॉक्टर की बात, मैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से हूँ मैडम, मेरे क्रेडेंशियल्स आपसे ज्यादा हैं। मैं गर्भवती महिलाओं को देखती हूँ, चेक करती हूँ। जिस सुनिए, आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, अकेले नॉन वेज ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉन वेज खाने से प्रोटीन मिलती है। हमारे यहाँ पे 16 प्रकार की दालें हैं, 25 प्रकार की वेजिटेबल्स हैं, पनीर है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, मेडिसिन के सप्लीमेंट्स हैं। बहुत महिलाएं ऐसी हैं, बहुत महिलाएं, आप गुमराह मत कीजिए, डिबेट को डिरेल मत कीजिए। आपकी ये जो फिलॉसफी है ना, एक केजी मांस खाओ, ये दुष्प्रचार मत कीजिए, साइंटिफिक बेसिस पे बात कीजिए। आप सिर्फ साइंटिफिक बेसिस पे बात कीजिए यहाँ पे। नहीं, देखिए, मैं एज ए डॉक्टर आपको बता रही हूँ, आपको अपने फैक्ट्स ठीक होने चाहिए। मेडिकल बीजेपी की प्रवक्ता भी है, इसलिए मैंने उनसे पहले ही पूछ लिया था, आप प्रवक्ता के तौर पे बोल रही है, डॉक्टर के तौर पे। और अमरजीत जी अच्छा नहीं लगता, अमरजीत जी अच्छा नहीं लगता। सब पढ़े लिखे लोग हैं पैनल में, थोड़ा पॉलिटिशियंस की तरह बिहेव करना बंद करके, आपने कहा मैं एक माँ भी हूँ, एक महिला की तरह, एक माँ की तरह भी थोड़ी देर बिहेव कीजिए प्लीज अमरजीत जी, प्लीज। बाकी लोगों को भी सुनने का, बाकी लोगों को भी सुनिए अमरजीत जी, बाकी लोगों को भी सुनिए। इस तरह से डिबेट डिरेल आप कर रही हैं, डिरेल आप कर रही हैं, डिरेल आप कर रही हैं, मैंने एक बार भी डिरेल आप कर रही हैं। आपने जो पॉइंट रखा हमने सुन लिया, मैंने अमरजीत जी आपने जो पॉइंट्स रखे सबने सुने, आप भी साइड सबने सुने, अमरजीत जी आपके पॉइंट सबने सुने, आपके पॉइंट सबने सुन लिए। आप अमरजीत जी आपके पॉइंट सबने सुन लिए। मैंने क्या कहा कि वेजिटेरियन फूड में प्रोटीन नहीं है। अगर आपको लगता है आप जितना लिख के बैठी है सारा एक बार में बोल देंगी, तो अमरजीत जी सॉरी, मैं वो अलाउ नहीं कर सकता, प्लीज। अब आप डिस्टर्ब कर रही हैं सबको, आपकी आवाज थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं। मेरा सवाल ये है, आचार्य प्रतिष्ठा, डॉक्टर साहिबा यहाँ बैठी हैं, उधर भी बैठी हैं, ये खुद भी डॉक्टर हैं, पार्टी की प्रवक्ता भले ही हो। 3 डॉक्टर्स के अलग अलग व्यूज हैं, और खाने को लेकर सबका एक ही व्यू है कि भाई खाना अपने शरीर के हिसाब से होना चाहिए, अपनी चॉइस पे होना चाहिए। और ये कह रही है कि एडवाइजरी है केवल, वो कोई थोपा नहीं गया है, वो कोई आदेश नहीं है, वो ये नहीं कहा गया कि आपको करना ही करना है।
फिर विवाद किस लिए? क्योंकि हमें राजनीतिक पॉइंट स्कोर करने का कोई मौका चूकना नहीं चाहते हम, इसलिए मुझे तो लगता है कि विपक्ष पक्ष जो भी है, मतलब सरकार, वो जो है कहीं ना कहीं इंटरनेशनल योगा डे को पब्लिसाइज कर देते हैं इसके बहाने। और दूसरी चीज़ मैं तो ये कहूँगी, आयुष मंत्रालय ने जो ये देखिए, आयुर्वेद में कहा गया आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति, यानी आहार शुद्ध है तो सत्व शुद्ध है, सत्व शुद्ध है तो स्मृति आपकी ध्रुवा स्मृति है। यानी कि आयुर्वेद भी विज्ञान से बाहर नहीं है। आपको पता नहीं कितने लोगों को पता है कि आयुर्वेद में सर्जरीज तक होती हैं, यानी ये पूरा का पूरा विज्ञान है। लेकिन ये आयुष मंत्रालय है, आयुर्वेद, योग, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, वो उसके आधार पर बात कहेंगे और उससे बाहर उन्होंने बात नहीं कही। यानी जो ये पैथीज रिकमेंड कर रही हैं, जो आयुर्वेद रिकमेंड कर रहा है, आयुष मंत्रालय वही बात रखेगा। और रोहित जी, यहाँ पर एक चीज मैं कहूंगी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि काम वासना ही नहीं, सारी वासनाओं से, सारी वासनाओं से, ये बहुत सुंदर समय होता है 9 महीने का, जिसमें हम जितना हर प्रकार की वासना से, क्रोध से, भय से, ये तो डॉक्टर्स भी कहते हैं आपका मन शुद्ध रहे, आप अच्छे विचारों को धारण करें। पहला संस्कार, पहला गर्भ एडवाइजरी, पहला संस्कार। आयुष मंत्रालय ने एडवाइजरी जो है डायबिटीज के ऊपर भी एक अपनी एडवाइजरी निकाली, उस विषय में कोई जानकारी, उस पे कोई बहस नहीं कर रहा है। डेंगू के ऊपर एडवाइजरी आएगी, उसमें खाना क्या खाना चाहिए वो भी दिया हुआ है। पे एडवाइजरी आएगी, उसका विरोध करेंगे क्या? कल को डायबिटीज को लेकर अगर एडवाइजरी है तो अभय दुबे जी उसका विरोध करेंगे क्या? मैं डॉक्टर माला के पास जाऊं उसके पहले अभय दुबे जी आप बोल लीजिए, क्योंकि एडवाइजरी इन्होंने दी है इसलिए विरोध करेंगे, या ये देखेंगे कि एडवाइजरी किसी देश के आदमी के काम की है या नहीं है, उस बात पे तय करेंगे विरोध करना है नहीं? देखिए रोहित जी, जो भी देश भर के डॉक्टर्स ये शो देख रहे हैं वो भली भांति जानते हैं कि ये जो एडवाइजरी दी जाती है, इसमें आप देखिए जो सामान्य आदमी संज्ञान लेता है वो इसको दिशा निर्देशों की तरह संज्ञान लेता है, खास करके गृहिणियां। अभी WHO का जिक्र कर रहे थे, प्रेग्नेंट वुमन के लिए WHO की गाइडलाइंस अगर आप पढ़ेंगे तो वो कहते हैं एडिक्वेट एनर्जी, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, ग्रीन एंड ऑरेंज वेजिटेबल्स, मीट, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स। तो वो तो ये नहीं कहता है कि नॉन वेजिटेरियन जो हैं वो नहीं खाएं। तो इसलिए ये सलाह देना कि आप नॉनवेज नहीं खाएं और ये वासना जैसे शब्द पति पत्नी के संबंधों के बीच में कोई प्रयुक्त करे, मैं चूंकि ज़्यादातर मेरी बहनें यहाँ हैं शो में, विस्तार से उस विषय पर मैं इसलिए नहीं जाना चाहता, लेकिन ये डॉक्टर पर निर्धारित करता है कि वो क्या सलाह देते हैं। अभय जी, वासना शब्द के बहुत सारे मायने होते हैं, आप फिल्मी तलाश उसके फिल्मी अर्थ में जा रहे हैं। वासना शब्द के बहुत सारे मायने होते हैं, उसका फिल्मी अर्थ छोड़ के जरा असली शब्दावली में जो अर्थ दिया गया डिक्शनरी में उसको भी पढ़ लीजिए। तब तक मैं डॉक्टर माला से एक सवाल लेके वापस आ रहा हूं। डॉक्टर माला, जो आचार्य प्रतिष्ठा कह रही हैं, आप उससे कितनी सहमत हैं? आयुर्वेद और एलोपैथी में कितना डिस्टेंस है, और क्या ये डिस्टेंस ही है जो आज इस विवाद की वजह बन रहा है? बेसिकली एलोपैथिक मेडिसिन इज अ डिफरेंट मेडिसिन देन आयुर्वेदिक, एंड सबके अपने अपने साइंटिफिक बेसिस हैं, एंड डिफरेंट उसके रिसर्च होते हैं, एंड डिफरेंट उसके रिजल्ट्स निकलते हैं। तो उनका जो सोचना है वो भी पेशेंट के लिए भला है, एलोपैथिक भी पेशेंट के लिए भला ही करता है। So at the end of the day, all the medical sciences, they land up doing the benefit to the patient. और वही हम चाहते हैं, हमारे पेशेंट्स बेनिफिट करें। आप कह रही हैं आयुर्वेद मेडिकल साइंस है, अमरजीत जी कह रही थी कि आयुर्वेद तो माइथोलॉजी है। नहीं, आयुर्वेद माइथोलॉजी मैं वापस आ रहा हूँ, इस पे आऊँगा, ये अपने आप में एक अलग बहस का विषय है। लेकिन डॉक्टर शिखा शर्मा, आपके पास तो लोग खाने पीने को लेकर ही सलाह लेने आते हैं, तो आप भी उनको कहती होंगी, कभी साधारण भाषा में समझाना होता होगा कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो अगर ये कहावत हमारे देश में इतने बरसों से चली आ रही है, कुछ तो आधार होगा इसका। देखिए, आयुर्वेद एक साइंस है और जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो भी साइंस है। सिर्फ इशू मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे कोई भी किसी भी प्रोफेशनल को अपने मन से कुछ नहीं कहना चाहिए। जो आयुर्वेद की बहुत सारी किताबें हैं, चरक संहिता है और कितनी सारी किताबें हैं, उसको रेफरेंस करना चाहिए कि इस श्लोक के रेफरेंस से हम ये कह रहे हैं, इस श्लोक के रेफरेंस से हम ये कह रहे हैं। क्योंकि कई बार जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं तो उसमें दिक्कत आती है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारा पर्सपेक्टिव या हमारा नॉलेज बेस कितना है। तो इसीलिए जब भी हम एज प्रोफेशनल्स किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, हम अपनी
जो सोच है उसको ना करके हम उस चीज़ की रेफरेंस देते हैं कि हमने इस किताब से रेफरेंस लिया है, आयुर्वेद में भी बहुत बढ़िया किताबें हैं, उसका रेफरेंस देना चाहिए। मेरा इस प्रोटोकॉल यानी प्रोसेस से सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क है कि अगर उसको थोड़ा सा अच्छे से विस्तार से रेफरेंस करके दिया जाता तो शायद ये विवाद कम होता। देखिए, इंडिया में आर्ग्यूमेंट करना ये हमारा कल्चरल चीज़ है, हम करेंगे, मगर अगर थोड़ा सा वो एक साइंटिफिक वे से प्रेजेंट किया होता शायद विवाद एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाता। मैं अमरजीत जी से सवाल लेना चाहता हूँ, लेकिन उनकी आवाज कट रही है। आप पहले अपनी बात कह लें, तब तक वो तकनीकी खराबी दूर कर लेंगे। आयुष मंत्रालय कोई भी बुकलेट, जैसे कि डायबिटीज प्रोटोकॉल कमेटी की बात करी, मैं खुद डायबिटीज प्रोटोकॉल कमेटी की मेंबर थी, और वो हमने कोई भी बुकलेट अपने आप से नहीं बनाता। कुछ टॉप इंस्टीट्यूट्स उस विषय के, इसमें निश्चित रूप से आयुर्वेद के कुछ ऐसे जानकारों को रखा गया होगा जिन्होंने मिल करके सबकी सर्वसम्मति से ही वो प्रोटोकॉल बनती है। योग की प्रोटोकॉल बनी सर्वसम्मति से बनी, डायबिटीज़ की बनी, उसमें डॉक्टर्स को भी रखा गया, आयुर्वेद आचार्यों को भी रखा गया, योग आचार्यों को भी रखा गया, और फिर वो कमेटी जो है डिसीजन लेती है, जिसको यानी इसमें जो है गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, ये तो विशेषज्ञ हर फील्ड के वहाँ होते हैं जो कि अपनी बात को रख के तथ्यों के आधार पर उस पूरी प्रोटोकॉल को बनाते हैं। तो मैं इससे सहमत नहीं हूं कि ये कोई माइथोलॉजी है आयुर्वेद, बिल्कुल माइथोलॉजी नहीं है। देखिए, मुझे याद है जब मेरी बेटी हुई थी, तो जब हम हुए थे तो कहा जाता था 3 महीने के बाद पानी पिलाएं। विज्ञान भी बदलता है समय के साथ। मेरी बेटी हुई तो कहा गया 6 महीने के बाद पानी पिलाएं। हर चीज हमारे समाज के अनुसार, हमारे वातावरण के अनुसार, हवा पानी के अनुसार, भोजन तक बदल जाते हैं अलग अलग जगह के। तो आयुर्वेद उस दिशा में काम करता है कि हम देश काल परिस्थिति के अनुसार हमें उस वक्त क्या हमारे लिए बेस्ट है। रोहित जी, ना आप बिलीव करेंगे 70% पेशेंट्स हमारे पास वो आते हैं जो कंसीव नहीं कर पाते, और आज प्रेगनेंसी, हर प्रेगनेंसी प्रेशियस प्रेगनेंसी है। ऐसे में सलाह वही दी जाएगी जो सेफेस्ट है। ऐसी सलाह नहीं दे सकते जिसके कोई भी एडवर्स इफेक्ट्स हो। रोहित जी, विरोध केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी सरकार लाई है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, इनका तो काम है विरोध करना। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, अंतर्राष्ट्रीय योगा डे आ रहा है। इन्होंने 2 साल पहले जो है सूर्य नमस्कार पे विरोध किया, उसके बाद इन्होंने ओम के उच्चारण पे किया, तो इस बार इन्होंने यहाँ किया। तो ये तो इनकी रीत चली आई, ठीक है ना। दूसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात, अबे दुबे जी आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, मैं कह रही हूँ, आप सुन लीजिए अबे दुबे जी, आपको मेडिकल फैक्ट्स के बारे में कुछ नहीं पता। अबे जी, एक बात अबे जी, जानवर को भारत में किसने अबे जी, जानवर को नहीं काटने का कानून आया, आप लोगों ने चौराहे पे गाय काट दी। अब इसके विरोध में क्या करेंगे आप? किस हद तक जाएंगे? नहीं, देखिए, ये तो मेघालय में जाइए ना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि मोदी जी के 3 साल हम गाय काट कर मनाएंगे। आप बताइए ना सर, आप बताइए ना सर, केरल में आपके कार्यकर्ताओं ने गाय काट के पशुओं पर आए नोटिफिकेशन का विरोध कर दिया। अब इसके विरोध में क्या आप चौराहे पर गर्भवती महिलाओं को मीट मांस खिलाएंगे जबरदस्ती, या फिर उनसे सेक्स कराएंगे कि भाई इन्होंने मना किया इसलिए हम करवा रहे हैं? किसने कहा ये मन? आपकी पार्टी को होता क्या जा रहा है, आपके प्रवक्ताओं को होता क्या जा रहा है, आपके राहुल गांधी गीता और उपनिषद पढ़ रहे हैं। अच्छा, मुझे तो एक बात बता दीजिए। बोले दीजिए। अच्छा, ये जो आयुर्वेदाचार्य बैठे हैं, एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए, क्या सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन सारी वेजिटेबल्स पर या जो ये सात्विक शब्द को प्रयुक्त कर रहे हैं उसके आधार पर बनी है? 100% दवाई 100% बनती हैं। जो बृंदा करट ने आपके साथ मिलकर साजिश की थी ना 3 साल पहले, वो सारे देश को पता है, और उसी के कारण आप 44 सीटों पे सिकुड़ गए हैं। एक बार आचार्य प्रदेश का जवाब देने, मुझे लगता है बेहतर कर रहे हैं। अमरजीत जी आ गई है हमारे साथ, जवाब देने दीजिए ना। आचार्य प्रतिष्ठा को सुन लीजिए। ढेर सारी आयुर्वेदिक दवाइयां मिल जाएंगी, योगाचार्य से जवाब चाहिए था, कंटेंट क्या है ये पता लग जाएगा। ठीक है, आयुर्वेदाचार्य से आपको जवाब चाहिए, लेकिन हमारे साथ योगाचार्य हैं। हाँ, हम वो अगर आप इसका समाधान कर सकते हैं तो कर दें। जरूर है, और योग में जितना आयुर्वेद है उतने के अनुसार हम आपके बताते हैं। हम गाय का मांस तो नहीं खाएंगे, लेकिन गोमूत्र से जरूर हम ट्रीटमेंट्स करते हैं आयुर्वेद में। और एक चीज यहाँ मैं जरूर रखना चाहूंगी, क्योंकि जो महिलाओं की स्थिति आज हमारे देश में है, मैंने जैसे शुरू में भी कहा, काम वासना की बात की, डॉक्टर्स ने भी कहा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर लास्ट ट्राइमेस्टर में हम इंटरकोर्स अवॉइड करने की बात करते हैं। अजीब पुरुष जो होते हैं
हैं ना, ये जो पशु जो होते हैं वो भी, कोई भी फीमेल अगर प्रेग्नेंट होती है तो वो भी इंटरकोर्स नहीं करते हैं। तो हमारे यहाँ महिला की इच्छा है, उसका शरीर एबल है तो निश्चित रूप से ऐसा करें, ऐसी कंपल्जन नहीं है। लेकिन क्राइम अगेंस्ट वुमेन के रूप में अगर ये हो रहा है तो मैं मानती हूँ कि आयुष मंत्रालय ने जो ये जारी किया है वो बिल्कुल सही है। और फर्स्ट और लास्ट ट्राइमेस्टर में ऐसा सुझाव हर प्रेशियस प्रेगनेंसी में डॉक्टर्स देते हैं। मोदी सरकार के 3 साल में 14% बढ़ गया। जितने भाजपा शासित राज्य हैं वहां पर सबसे ज्यादा क्राइम वुमेन के अगेंस्ट है। मध्य प्रदेश बलात्कार में नंबर 1 है, फिर महाराष्ट्र है, फिर राजस्थान है, दिल्ली में है। आप इतना बोल रहे हैं, आप मुझे एक बात बता दीजिए, आपके हरीश रावत जी वहां पे पतंजलि इंस्टीट्यूट पे बाबा रामदेव के साथ जब योगा कर रहे थे तो आप लोग कहां थे? आज आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं आयुर्वेद के ऊपर, योग के ऊपर। हमारे तो आप ही के मुख्यमंत्री, आप ही के लीडर्स जब बाबा रामदेव जी के साथ आज भी बाबा रामदेव के साथ योगा करने कहीं पे। अच्छा सुनिए ना, सुनिए बाबा रामदेव जी के खिलाफ जी एक सेकंड, अमरजीत जी आ गई है, देखिए वो कनेक्शन कट जाए फिर से, उससे पहले मुझे सवाल ले लेने दीजिए उनसे। अमरजीत जी, हमारे एक दर्शक लिख रहे हैं सरकार कल को ये सलाह दे देगी आयुष मंत्रालय के जरिए से कि जहर मत खाइए, तो विपक्षी पार्टियां तो इस हद तक आ गई हैं कि जहर खाने लग जाएंगी विरोध करने के लिए। क्या वाकई हमारी राजनीति की ऐसी स्थिति हो गई है कि हम विरोध के लिए विरोध करने उतरते हैं? मेरे को बोलने देंगे? हाँ बिल्कुल बोलिए आप, लेकिन समय सीमा है 40 सेकंड की। बोलने देंगे आप? 40 सेकंड बोलिएगा, बोल लीजिए। ये 40 सेकंड मेरे पे सारे इल्जाम लगा के मेरे आप 40 सेकंड कौन इल्जाम लगा रहे हैं? आपके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा है, लगाया आपके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा है, पे नहीं किया। आपके 40 सेकंड अब स्टार्ट हो रहे हैं। किसी ने नहीं किया आपके ऊपर। ठीक है, अब उनको सुनो, आप सुन तो लीजिए, आप मेरे 40 सेकंड क्यों? अब 40 सेकंड कोई नहीं बोलेगा आपके बीच में, बोलिए। पहली बात कि मैंने आयुर्वेदा के ऊपर मैंने आपसे ये आयुर्वेदा के ऊपर मैंने ये मैथोलॉजी का शब्द आयुर्वेदा पे नहीं लगाया, मुझे मिसकोट किया। मैंने ये नहीं कहा कि वेजिटेरियन फूड में प्रोटीन या अमीनो एसिड्स नहीं होते, मुझे मिसकोट किया गया। मैंने ये कहा कि नॉन वेज में ज़्यादा मिलता है, वेज में कम मिलता है, इसलिए वेज में जो कम मिलता है उसमें डॉक्टर्स बाकायदा सप्लीमेंट बता देते हैं, इसलिए अपनी अपनी चॉइस होती है, वेज लो या नॉन वेज लो। मैंने ये नहीं कहा कि ये लेना वो लेना। तीसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, मैथोलॉजी किसको एक बार पूरा कर ले। डॉक्टर ने ये कहा कि जहाँ कॉम्प्लिकेशन, माइथोलॉजी आप भी जानती है मैं कहाँ कह रही हूँ, बताइए ना फिर दर्शकों को, हम भी सुनना चाहते हैं, हम भी सुनना चाहते हैं। ये यहाँ मिसकोट नहीं किया, वहाँ मिसकोट नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। चलिए 40 सेकंड हो गए, क्लैरिटी नहीं है, 40 सेकंड हो गए, 40 सेकंड हो गए, विचारों में क्लैरिटी नहीं है। ठीक है दीपिका जी, दीपिका जी, 40 तो है ही, ठीक है, ठीक है, सालों से चल रही है। ओके मैडम 40 सेकंड आप बहुत पहले से ले चुकी हैं। बेचारों के खिलाफ इतनी साजिश चल रही है। दीपिका जी, जानबूझ के दीपिका मुझे बोलने नहीं दे रही। दीपिका जी, देखिए वो फिर विक्टिम प्ले करेंगे, वो 40 सेकंड से कहीं ज्यादा समय जाया कर चुकी है। ये भी साजिश है, बाकी पैनलिस्ट को सुनने का मौका नहीं देंगे, वो आपको पता है उनकी रणनीति क्या है, तो या तो वो पूरा कर लें अपना। सरदाना जी, आप 40 सेकंड में बोल नहीं पाए अपनी बात, वैसे फिर भी आप 30 सेकंड और लीजिए, तीसरी बात बोलिएगा। अब पहली दो रिपीट मत कीजिएगा, केवल तीसरी बात पे आइएगा जो रह गई। दीपिका जी क्यों बोल रहे हैं? मुझे आप तीसरी बात पूरी कीजिए अपनी, मेरे तीसरी बात बोलने दीजिए। मैं ये कह रही हूँ जहां तक सेक्सुअल रिलेशनशिप की बात है, उसमें डॉक्टर्स कहते हैं जब कॉम्प्लिकेशंस है तो फर्स्ट 3 मंथ्स एंड द लास्ट 3 मंथ्स, अदरवाइज जहां कॉम्प्लिकेशन नहीं है उसमें कभी भी वो रोकते नहीं हैं। शुरू के 2 महीने वो प्रिकॉशन बिताते हैं ताकि मिसकैरेज नहीं हो जाए, लेकिन एक जनरल एडवाइजरी देना, लस्ट का शब्द इस्तेमाल खुद ही तो जर्नल बोला है, खुद ही तो जर्नल एडवाइजरी, जब जर्नल यूज वर्ड ही कर दिया है, स्पेसिफिक तो है नहीं। जनरल एडवाइजरी तो ये शब्द आपने इस्तेमाल किया है तो हमारा। अब मैं एक चीज पूछता हूँ, ओके अब हो गया आप लोगों का ना, अब आप लोग का हो गया ना, ठीक है। शिखा जी जा रही हैं, उनसे एक सवाल ले लेने दीजिए प्लीज, हो गया ना आप लोगों का, ठीक है। आप बाद में स्कोर सेटल कर लीजिएगा, बाकी चैनल्स पे भी साथ बैठेंगे, बहुत मौके मिलेंगे आप लोगों को अपने स्कोर सेटल करने के, टाइम वेस्ट करें आप लोग चिल्ला के। शिखा जी, आपके पास कोई मरीज आता है, आप उसको 2 तरह से बात करते होंगे, एक आप उसको गाइडलाइन देते होंगे कि तुमको ऐसे ही करना है तभी तुम्हारा भला होगा, दूसरा कुछ ऐसे भी पेशेंट होते होंगे जो वैसे ही आपसे सलाह लेने आ जाते होंगे कि जिसको आप बंधन नहीं देती हैं, कोई केवल सलाह देती हैं कि आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। तो एडवाइजरी में और गाइडलाइन में अंतर होता है कि नहीं होता?
देखिए, एडवाइजरी एंड गाइडलाइंस में सिर्फ इतना लिमिटेड अंतर होता है कि गाइडलाइंस एक रेजिमेंटेड थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, बट मेरा मानना है कोई भी प्रोफेशनल चाहे वो एडवाइजरी दे चाहे वो गाइडलाइन दे, वो ये निश्चित कर ले कि उसकी जो बेसिस है या जो उसका जो जहाँ से उसने उसको पढ़ा है या कोट कर रहा है, वो एक थोड़ा सा ब्रॉडर गाइड मतलब एक ब्रॉड लेवल होना चाहिए. इट शुड कीप इन माइंड ऑल द बुक्स. सी, मेरी नेचुरली एज अ डॉक्टर मेरा एक अपना एक नज़रिया हो सकता है, एक अपना एक थिंकिंग हो सकती है, बट नॉर्मली जब आप किसी भी पेशेंट को एडवाइस देंगे उसको आप एक मेडिकल गाइडलाइंस के विद इन ही एडवाइस देंगे. तो इससे लाइक फॉर एग्जांपल एक बहुत कॉमन चीज़ आती है हमारे नॉर्थ इंडिया में, अगर आप किसी को बोलें कि आपको दूध दही नहीं लेना चाहिए बिकॉज उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो नॉर्मली उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो कहते हैं कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज उनका परसेप्शन है कि दूध दही इज अ कंप्लीट फूड, जबकि साइंटिफिकली इट्स नॉट अ कंप्लीट फूड. ठीक है. तो इसीलिए परसेप्शन और एडवाइजरी में सिर्फ यही अंतर होता है कि एज अ हेल्थ प्रोफेशनल यू हैव टू कोट द रेलेवेंट टेक्स्ट कि मैं यहाँ इस बेसिस पे आपको एडवाइजरी दे रही हूँ. बाकी हाँ, ज़रूर सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हम तो फास्ट फूड जंक फूड कहते हैं, मना करते हैं, हमारी एडवाइजरी कोई सुनता नहीं है, बट वो अलग मैटर है. बट यस, डेफिनेटली योर एडवाइजरी शुड बी बेस्ड एज अ हेल्थ प्रोफेशनल. एडवाइजरी कोई सुनता नहीं है, ये एडवाइजरी की सबसे अच्छी सबसे खास बात आपने बताई है और याद दिलाई है. और आचार्य प्रतिष्ठा, चलते चलते लास्ट कमेंट आपसे ले रहा हूँ बस. देखिए, सलाह मानना या ना मानना ये एक इंडिविजुअल के ऊपर होता है, या फिर क्योंकि मंत्रालय ने जारी किया तो उसको कानून मान के बैठ जाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. और मंत्रालय ने तो पहले भी सूर्य नमस्कार किसी ने नहीं माना, ओम जिसको मानना था माना, नहीं माना, नॉनवेज खाना है नहीं खाना, वो सिर्फ एक सजेशन दे सकते हैं. उन्होंने सजेशन दी, उन्होंने अपना काम किया अपनी पैथी के अकॉर्डिंग. मुझे नहीं लगता कुछ भी गलत किया. मानना ना मानना लोगों के ऊपर निर्भर करता है, पर हाँ, प्रेशियस प्रेगनेंसी में जो भी हम प्रिकॉशंस जो डॉक्टर्स बताते हैं, जो प्रिकॉशंस है, वो हम निश्चित रूप से हमें लेने चाहिए, क्योंकि ये 9 महीने जीवन का सबसे सुंदर काल है और उसको खुशी के साथ, आनंद के साथ माता को मनाना चाहिए. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज ताल ठोक के कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए.